2 क्लासेस चल चुकी हैं। ये आपका तीसरा क्लास है। आप 2 क्लासेस अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके दोनों क्लास देखकर तब इस क्लास को देखिए। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये कहें आप लोगों से कि हम 10 क्लास देंगे। इस 10 क्लास में आप मान लीजिए 16 से 17 प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। एक क्लास से कम 2 प्रश्न हमारा टारगेट है फंसाने का पेपर में। हम पेपर को बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे, मगर जितना कराएंगे आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि पेपर में आपको मिलेगा, यानी पेपर डिट्टू प्रश्न मिलेगा, ये मान कर चलिए। हम चाहते तो आपको 100-150 प्रश्न करा सकते थे, आपको बस समय का बर्बादी करा सकते थे। आपको दिन भर यूट्यूब टहलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जीएस आता है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप दिन भर मोबाइल पर ही नहीं लगना है। अगर आपका जीएस कमजोर ठीक ठाक है तो आप मैथ पर ध्यान दीजिए, अगर मैथ ठीक ठाक है आप हिंदी पर ध्यान दीजिए। आपका जो पोर्शन सही है उस पर आपको बस प्रैक्टिस करना है, और जो सब्जेक्ट आपका इस समय कमजोर चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका जीएस ठीक है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपको लगता है नहीं हमें जीएस में कुछ और बेहतरीन करना है तो इन क्लासेस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्लासेस आपको 20 प्रश्न नहीं, आपका कम से कम 100 से 150 प्रश्न, यानी एक प्रश्न में 5, एक प्रश्न में हमको आपका 5 आंसर कराते हैं। इससे कि रिलेटेड आपका 5 आंसर तैयार हो जाता है, जो कि आप पेपर में निश्चित तौर पर माने आप ऑप्शन से भी प्रश्न सही कर ले जाएंगे। ये 100% विश्वास करिए। हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से जो भी प्रश्न बनेगा उसको खत्म करेंगे। संविधान संशोधन आपका जो पेपर में आएगा उससे रिलेटेड, और कुछ आपके इंपॉर्टेंस आर्टिकल भी लिए हैं, आधुनिक इतिहास लिए हैं, हिस्ट्री का भी टच किए हैं और जियोग्राफी को भी टच किए हैं। यानी जहाँ से भी पेपर प्रश्न आपका बन सकता है, ज्यादा अधिकांश यानी प्रबल आने की संभावना है, वो सब सारी आपके प्रश्न लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब जितने भी संविधान संशोधन आपके आने होंगे यहीं से आएंगे, यानी 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेगा। पढ़ाने के लिए संविधान संशोधन 101, 102 पढ़ाया जा सकता है, मगर क्यों, जो पेपर में न फंसे। आपको बहुत बड़ा सिलेबस नहीं देने की हमारी मंशा नहीं है, बस ये बात ये कि याद होने की बात है, पेपर में याद होना चाहिए। ये बड़ी मुद्दा है, पेपर में कम से कम सही हो जाए आंसर। ये पढ़ाने का मेन मुद्दा, ये नहीं कि हम आपको क्या कितना सारा ज्ञान दिखा दे, उससे मतलब नहीं है। पेपर में बस आपको सही करके आना है, हमारा बस मेन ये उद्देश्य है। देखिए किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। देखते हैं 52वां संविधान संशोधन में क्या है, ये दल बदल से संबंधित है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 61वां संविधान संशोधन, ये आपका एज यानी 21 था, कितना 21 था, अब क्या कर दिया गया है 18 साल, ठीक है, एज को घटा दिया गया है। अब हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, ये मौलिक कर्तव्य से ही रिलेटेड है, मगर ये इस संविधान संशोधन इतना इम्पोर्टेंस है कि हर एक पेपर में 1-2 पेपर छोड़ दिया जाए तो इस 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न आता ही आता है। देखते हैं कैसे। इस संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहते हैं। ये संविधान संशोधन कब हुआ, 1976, इसे नोट करिए आप लोग। 1976 में यह संविधान संशोधन होता है। इनसे 3 शब्द जोड़े जाते हैं, कौन कौन, अखंडवाद, समाजवाद और अखंडता और पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये तीनों वर्ड जोड़े जाते हैं। कब, 1976 में। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। ये मौलिक कर्तव्य 10 लिया जाता है, कितना 10, जो कि यूएसएसआर से, उस समय रूस नहीं हुआ करता था, उस समय रूस से सोवियत संघ हुआ करता था। ये 1991 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा इस समय रूस ही है। तो उस समय रूस से लिया गया कितना मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य लिया गया। ये किस समिति से संबंधित है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। इस 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब संविधान संशोधन हुआ, 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आपके किस देश से लिया गया, आपका अमेरिका से लिया गया, रूस से लिया गया, यूएसएसआर जिसे कहते हैं सोवियत संघ। और इसे किस समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब अगर आपसे अगर पेपर में पूछ दे कि किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 51A, किस 51A, आर्टिकल 51 क, यानी 51 क, और किस भाग में रखा गया तो आपको याद करना होगा, यानी लिख लीजिएगा आप लोग 4A, यानी भाग 4A, भाग 4A, 4 क या 4A, ठीक।
आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? जैसे आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लोकतांत्रिक तो भारत ही है सबसे बड़ा। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ये आपका नहीं है। नल्ला पाकिस्तान, इसका भी लिखित संविधान है। अमेरिका का भी लिखित संविधान है। मगर पूछा, आपका प्रश्न में पूछा क्या है, बड़ा सबसे संविधान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है। हम आगे देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता हर एक लोग को मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 19 में है। किसमें? 19 में है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम प्रेस लोग जितना भी मीडिया देखते हैं कहते हैं हमें बोलने के अधिकार है। जितना एक प्रेस को अधिकार है उतना हर एक व्यक्ति आम आदमी को भी है। ये नहीं मीडिया को कहीं अलग से स्वतंत्रता दी गई है, ऐसी बात नहीं है। जितना आप प्रश्न पूछ सकते हैं उतना मीडिया प्रश्न पूछ सकती है। सिर्फ उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप यानी कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिससे कि समाज को आहत ना पहुंचे वही शब्द बोल सकते हैं। तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद हम देखते हैं 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, जो कि आपके अगली क्लास में आर्टिकल पढ़ा चुके हैं ये सब। 17 अनुच्छेद में क्या है? अस्पृश्यता की अंत, यानी छुआछूत से संबंधित है। हम आर्टिकल 16 में देखते हैं लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में समानता, इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। आगे देखते हैं संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ आप एक जोड़ लीजिएगा, राज्य। क्या जोड़िएगा? राज्य। ये नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये लागू कितना करता है कितना नहीं, वो राज्य के ऊपर है। तो हम देखते हैं किस नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 2 में नहीं है, भाग 4, 5 में नहीं है, भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। हम आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो देखते हैं अनुच्छेद आपका 21A देख रहे हैं, ये किससे संबंधित है? ये आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसे आर्टिकल 46 में था, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी उनका मौलिक अधिकार हो जाता है कि आपको सरकार को ये दिलाना ही होगा। ये आर्टिकल 21A में है। मगर आपका प्रश्न क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्य आपका किसमें है? 51 के ए में। 51 के ए में हम ये देखते हैं आर्टिकल 40 दिया है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, ग्राम से संबंधित है। ठीक है, हम एक बार इसे दोबारा देखते हैं। किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? आर्टिकल किसमें? 42। कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का सबसे बड़ा संविधान है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में है। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? बताइएगा आप लोग। भाग 3 में। अब हम देखते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भाग 4A और आर्टिकल 51A। और 42वां संविधान संशोधन क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पर। लोग स्टार लगाकर आप लोग लिखिएगा, 100% आने वाला है, 100%। 19वीं शताब्दी में से सबसे पहले शुरू किया गया जाने वाला सुधार आंदोलन, यानी जो आपके सुधार आंदोलन आने वाले हैं, जो कि जितने भी आंदोलन हैं, उन आंदोलनों में से ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपके वही प्रश्न है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा, बार बार आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग 100% पढ़ने की आप इसमें इच्छा छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ इसमें पढ़ना है 90%, पढ़ाया जाएगा 90%। आप लोग तैयार करेंगे कितना? 85। पेपर कितना करके आना है? 80 करेक्ट करके आना है, उससे कम नहीं। तो देखते हैं 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन में से निम्न में से कौन है? यानी 19वीं शताब्दी का मतलब आप लोग समझते हैं। जैसे इस समय चल रहा है 2022, ये कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। यानी 20 के बाद कौन आएगा? 21वीं शताब्दी। उसी प्रकार ब्रह्म समाज कब? 1828। ब्रह्म समाज 1828। इसके बाद आर्य समाज क्या है? आर्य समाज आपका 1875 और रामकृष्ण मिशन 1896। कितना? 1896। अब आपका पूछ रहा है, ये सब 19वीं शताब्दी में सब है। देखिए 1828 19वीं शताब्दी में ये भी है, 1875 19वीं शताब्दी में ये भी है, 1896 और 19वीं शताब्दी में ये भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में से सबसे पहले शुरू किए जाने वाला
क्या है, सुधार आंदोलन है। ये आपके पेपर में आया हुआ है, आपके पेपर में ये आया हुआ है एसएससी जीडी में। आप ध्यान दीजिए ये प्रश्न, अगर आपको सन याद नहीं है तो आपका ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो 18 से 28 पहले पड़ता है, तब 1875 फिर 96। आपका आंसर क्या होगा, 1828, यानी ब्रह्म समाज आपका आंसर होगा। अब हम इसे देखते हैं कि इन्हें ये कौन स्थापित करते हैं। जैसे ब्रह्म समाज कौन स्थापित किए हैं, आपके राजा राम मोहन राय। इसके बाद आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। कौन, ये विवेकानंद है, विवेकानंद। ये कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कौन है, राजा राम मोहन राय। ये तीनों आप लोग याद करिए, चाहे लिख लीजिए आप एक बार। इन तीनों प्रश्न से आपके पेपर में एक प्रश्न छपा मिलेगा। चाहे अगर आप इस समय मान लेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं मानते हैं तो 2 नंबर वहां आपका जाने भी वाला है। ध्यान दीजिए आप लोग। ये यंग बंगाल के नेता कौन थे, राजा राम मोहन राय, हेनरी विलियम डेरिजियो या टैगोर। तो आपको इसे सीधे बस खड़ा याद करना है, कौन, हेनरी विलियम डेरिजियो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। नारा से संबंधित प्रश्न आता है, तो नारा से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसके बाद एक और लिख लीजिए आप लोग, बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, एक और याद कर लीजिए आप, 4 में से एक आएगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस क्या दिए हैं, दिल्ली चलो। क्या नारा दिए हैं, दिल्ली चलो। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अब महात्मा गांधी करो या मरो, उन किस आंदोलन में देते हैं, असहयोग आंदोलन में देते हैं। ठीक है, जो 1942 में स्टार्ट होता है। इसके बाद देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। इसके बाद हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो क्या देखे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, दिल्ली चलो। महात्मा गांधी करो या मरो। इसके बाद हमने बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं, वंदे मातरम। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, ये कहते हैं जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और पूर्ण स्वराज किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब नारे आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अब किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। इस प्रकार से आपके हिस्ट्री के देखिए सवाल जो गुप्त से बनने वाले हैं, गुप्त काल से, वो सारे प्रश्न आपके सामने है। अब गुप्त काल को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे बता दे रहे हैं इस समय। आपको किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया, विष्णुगुप्त कहा गया नहीं, ये गुप्त का सबसे लास्ट राजा था, जो कि हुंडो ने इसको मार देते हैं, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। श्रीगुप्त संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्या, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने दिया है तब। आपको याद रखना है, अगर चंद्रगुप्त प्रथम दे दिया तब आपको श्रीगुप्त नहीं लगाना है। अगर श्रीगुप्त दिया है और चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया है तब आपको श्रीगुप्त लगाना है, क्योंकि ये सामंत था, कुषाणों के सामंत था। चंद्रगुप्त प्रथम किसी के सामंत नहीं था, वही वास्तविक संस्थापक गुप्तों का माना जाता है। मगर आपका इसमें पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो भारत को जीतने के कारण कहा गया। तो समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको, समुद्रगुप्त को। राजवर्धन को नहीं, राजवर्धन तो वर्धन वंश का रहता है, प्रभाकर वर्धन का बेटा, और इसका भाई हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन नहीं होगा, श्रीगुप्त भी नहीं होगा, और विष्णुगुप्त भी नहीं होगा। आपका होगा क्या, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है, कविराज कहा जाता है। ये धरणी बंध ऐसा कहा जाता था। इनके घोड़ा 3 समुद्रों के पानी पिया करते थे। कौन कौन समुद्र थे, किस प्रकार, जैसे आपका ये मान लीजिए ये भारत हो गया, इधर अरब हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी होगा। तीनों समुद्रों का पानी पिया करता था। इस तरह से इनके तीनों दिशाओं में क्या थे, यानी साम्राज्य विस्तार था। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन, और इसे कवि राज भी कहते थे। ऐसा कहा भी जाता है, ये तो श्योर है इतिहास में, कि ये दक्षिण भारत के राजाओं को जीत कर उनको टैक्स लेकर छोड़ देता है। और एक बार श्रीलंका के राजा अपने राजदूत को भेजते हैं मंदिर बनवाने के लिए, तो समुद्रगुप्त उनको मंदिर बनवाने के लिए क्या दे देता है, अनुमति। श्रीलंका के राजा सोचते हैं ये प्रतापी राजा अगर हम बेचते हैं क्या अनुमति देगा, मगर समुद्रगुप्त वहां इनको अनुमति दे देते हैं। और गुप्त वंश में हिंदू का जो इस समय आप देख रहे हैं, इसी का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदुओं का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, गुप्त कालों को हिंदू का स्वर्णकाल भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, विशाख दत्त की पुस्तक निम्न में से
है। विशाख यानी जो पुस्तकें हैं इतिहास के, कौन कौन सी पुस्तकें आपके पेपर में आ सकता है। जैसे इंडिका, इंडिका आपके पेपर में पूछ सकता है। तो इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत बनकर आया था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। उन्होंने मेगास्थनीज नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, ये आपको याद होना चाहिए, कौटिल्य। किसकी, कौटिल्य। कौटिल्य किसको कहते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी किसको कहते हैं, कौटिल्य को ही कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त, जो आपकी प्रश्न पूछा है। विशाख दत्त की पुस्तक कौन है, मुद्रा राक्षस। इसके बाद नन ऑफ दीज, ये आपका नहीं है। तो ये कौन आंसर क्या होगा आपका, मुद्रा राक्षस, यानी आपका ये आंसर सही हुआ। इसके बाद इसमें आंसर किसका सही हुआ, ये समुद्रगुप्त आपका सही होता है। एक बार हम रिवीजन करते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन किस निम्न में से कौन है। सबसे पहले शुरू किया जाने वाला आंदोलन, सुधार आंदोलन कौन है, तो ब्रह्म समाज है। कौन है, ब्रह्म समाज, आपका आंसर ये होगा। फिर कहता है यंग बंगाल के नेता कौन है, हेनरी विलियम डेरिजियो। सिर्फ आपको एक, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी और बाल गंगाधर तिलक। इन चारों का नारा याद होना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या दिया, वंदे मातरम। और बाल गंगाधर तिलक क्या कहें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने किया, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दवित्र कहते हैं, कविराज कहते हैं, धरणी बंद भी कहते हैं। और इनको मयूर शैली का सिक्का चलवाया और इन्हें सैनिक वेशभूषा में भी देखा गया। ऐसा कहा जाता है दक्षिण भारत के राजाओं को, कहा नहीं है ये निश्चित है, श्योर है, इतिहास में लिखा है कि ये दक्षिण भारत के राजाओं को टैक्स लेकर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विशाख दत्त की पुस्तक निम्न में से है। तो विशाख दत्त की पुस्तक कौन है, मुद्रा राक्षस, आपका ये सही है। आपको ये दोनों भी पुस्तकें याद होना चाहिए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक है। ये प्रश्न आपके पेपर में कितना हेल्पफुल होगा, आप पेपर होने के बाद देखिएगा। फिर इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। तो हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त या कनिष्ठ या चंद्रगुप्त मौर्य को। हर्षवर्धन को तो द्वितीय से कहा नहीं जाता है। समुद्रगुप्त को पहले बता चुके हैं, नेपोलियन कहा जाता है, धरणीबंद कहा जाता है और लिच्छवी दवित्र कहा जाता है। ये सब किनके है, समुद्रगुप्त के लिए है। हर्षवर्धन के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया गया था द्वितीय अशोक। तो हमारा मौर्य वंश के लिए यानी चंद्रगुप्त मौर्य को कोई दूसरा नाम से भी नहीं जानते हैं। हमारा ऑप्शन क्या बचता है, कनिष्ठ। क्या होता है, कनिष्ठ। ये इसका आंसर क्या होगा। आपको पहले भी बौद्ध संहितियां बता चुके हैं, उस बौद्ध संहितिया में भी आपको याद करके बताइएगा ये किस बौद्ध संहिति में शामिल थे, आपको बताना है। क्योंकि इसके पहले क्लास में बौद्ध पूरा पढ़ा चुके हैं, जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे जीडी में। इसके आगे चलते हैं, सांची क्यों विख्यात है। सांची के विषय में पूछा गया है कि मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है या गुहा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा है। तो देखते हैं सांची क्यों प्रसिद्ध है। आप अशोक के बारे में जानते होंगे कि जब कलिंग युद्ध होता है तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। विचलित होने का कारण क्या था, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे मारकाट करता है, यानी इतना ज्यादा युद्ध होता है कि वो खून देखकर ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी युद्ध को ही त्याग देता है। इनके 14 अभिलेखों में चौथे अभिलेख में लिखा गया है भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपना लेते हैं, यानी बौद्ध को अपना लेते हैं। इसी प्रकार से उस समय बौद्ध के लिए इन्होंने एमपी में यानी सांची का स्तूप बनवाते हैं। तो किससे संबंधित है ये बौद्ध से संबंधित है। ये उस युद्ध के बाद दोबारा युद्ध के लिए नहीं खड़े होते हैं, यानी दोबारा युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये धर्म की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या, सांची का स्तूप। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, समझते हैं। प्रभाकर वर्धन या पुलकेशी द्वितीय या शशांक या नन ऑफ दीज। तो आप बताइए प्रभाकर वर्धन कौन था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे और हर्षवर्धन के इनके दो
पुत्र एक बेटी थी। तो दो पुत्र कौन कौन थे, एक प्रभाकर एक राजवर्धन था और एक हर्षवर्धन था। इनकी बेटी का नाम क्या थी, इनकी बेटी का नाम राजश्री था। हर्षवर्धन इतना ईमानदार था कि पूरे राज्य को जीत जाता है मगर अपनी राजगद्दी पर कभी नहीं बैठता है। वो किसके लिए छोड़ता है, अपनी बहन राजश्री के लिए छोड़ता है। जब उनकी बहन आती है, चली जाती हैं, युद्ध होता है शशांक कुशांक से, तो क्या चले शशांक, तो युद्ध में इसके पहले ही उन्हें क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो क्या कर जाती है, वो किसी जंगल में, एक जंगल में चली जाती है। आतिश दिवाकर नामक भिक्षुक से हर्षवर्धन अपनी बहन को जब ढूंढ कर लाते हैं, तो उस सीट पर हर्षवर्धन अपनी बहन को बैठाते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि पराजित किसने किया, किसको, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपने पिता से तो युद्ध करेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद पुलकेशी द्वितीय पर आते हैं। पुलकेशी द्वितीय कौन है, ये दक्षिण भारत के राजा हैं चालुक्य वंश के। इन्होंने दक्षिण भारत, ये आपका हो गया मैप, ये इंडिया का, ये पुलकेशी द्वितीय है। जब नर्मदा नदी पर आते हैं तो यही नर्मदा नदी पर चालुक्य वंश के पुलकेशी द्वितीय ने किसको हराते हैं, किसको, हर्षवर्धन को यहीं पर हरा देते हैं। हर्षवर्धन किससे आता है, पुलकेशी द्वितीय से, शशांक से नहीं। आपका आंसर क्या होगा, पुलकेशी द्वितीय। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको नदियां से संबंधित प्रश्न आता है, तो नदी से जितने भी प्रश्न आपके आने वाले हैं, इसे स्टार लगाकर आप लोग नोट करिए। ये पेपर में आने वाला है 100%। अगर नदी से प्रश्न बनता है तो ये दो आपका इस प्रश्न से यानी क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर आपका इस साइड है, किस साइड, ये आपका अरब है, और ये हिंद महासागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल में किस कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, आपकी हुगली नदी जो कि गंगा की वितरिका है। इसके बाद अगर स्वर्णरेखा नदी आती है, उसके बाद गोदावरी नदी, महान नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी आ गई, गोदावरी नदी आ गई, महान नदी आ गई और कृष्णा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ लूनी आती है, साबरमती आती है, नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, पेरियार आती है और जुआर नदी, ये सब किसमें आती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब आप अपने ऑप्शन पर चलिए। कहता है ये अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर के आपने क्या देखा है, लूनी देखा है, साबरमती देखा है, नर्मदा देखा है, ताप्ती देखा है, जुआरी देखा है, पेरियार देखा है, ये सब नदियां हैं। इन सारी नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं, तो देखिए पेरियार तो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद देखते हैं कावेरी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये तो बंगाल में गिरती है। इसके बाद नर्मदा भी कहाँ गिरती है, ये अरब में गिरती है, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं ताप्ती कहाँ गिरती है, आपकी अरब में ही गिरती है, ये भी अरब में गिरती है, ये भी अरब में गिरती है और ये भी अरब में गिरती है। आपका इसमें प्रश्न होगा कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। यहाँ नहीं लगा लीजिएगा आप लोग, नहीं गिरती है, क्योंकि आपका एक ही इसमें है जो कि अरब में नहीं गिरती। कौन है, कावेरी। आपका आंसर क्या होगा, कावेरी। हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो देखते हैं गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको सिर्फ एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, नेशनल पार्क से नोट करिएगा, स्टार लगाकर नोट करिएगा, पेपर मारने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको लिए हैं। इसके बाद देखते हैं म्यांमार से सटे राज्य। म्यांमार से कौन कौन राज्य सटे हैं, आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा, हम बोल दे रहे हैं। आपका म्यांमार ये हो गया, आपका ये म्यांमार, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, फिर नागालैंड पड़ता है, उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम। ये आपके चारों स्टेट पड़ते हैं किससे, म्यांमार से। जो स्टेट आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा उसी को आपको लगाना है। एक बार इसे हम दोबारा देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, किसको, कनिष्क को। इसके बाद सांची क्यों विख्यात है, बौद्ध धर्म का है और कहाँ पड़ता है, आपका एमपी में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये पुलकेशी द्वितीय के द्वारा, जो कि चालुक्य वंश का था। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कौन नहीं गिरती है, पेरियार नहीं गिरती है आपकी अरब सागर में, ये गिरती है, नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, आपकी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार इसे आप रिवीजन कर लिए, बंगाल में कौन कौन गिरते हैं, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, हुगली हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, महान नदी हो गया, ये सब बंगाल में गिरती है। अरब में कौन कौन गिरती हैं, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, आपका वो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, जुआर हो गया, पेरियार हो गया, ये सब अरब सागर में गिरती हैं।
इसके बाद देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद म्यांमार से सटे राज्य कौन कौन से हैं, पहले पर मणिपुर आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम आता है। इन चारों राज्यों से म्यांमार सटा रहता है। आपको अब ये बताना है, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से बताइए कौन कौन से राज्य सटे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद की क्लासेस अब रेगुलर आएंगी। ये लगता है कि हमें कौन सी प्रश्न ले, हिंदी की आपकी नोट्स बन रहा है इसलिए आपका एक दिन गैप हो जा रहा है, मैथ का भी नोट्स बन रहा है इसलिए गैप हो जा रहा है, नहीं तो आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जा सके। पेपर आते आते आपको मैराथन भी लिया जाएगा, मगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग इतनी संख्या में हो कि हम आप लोगों का मैराथन लाइव ले सकें। तो ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत सारे लोगों को शेयर करें जिससे कि उन लोगों तक पहुंचे जिनको ये आवश्यकताएं हैं। और मैराथन यकीन मानिए अगर हमने 3 मैराथन ले लिया, आपका